बीएससी पाठ प्रथम के इस अध्याय में हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का अध्ययन करेंगे। ऐसे संतृप्त एल्केन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ साथ केवल सिग्मा बंध ही उपस्थित होता है, ऐसे एल्केन यौगिक संतृप्त एल्केन यौगिक कहलाते हैं। यदि हम एल्केन समूह में एक द्विबंध का योग कर दें या द्विबंध अगर उसमें उपस्थित हो तो ऐसे यौगिक एल्कीन कहलाते हैं। एल्कीन ओपन चेन वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं जिसमें एक कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होता है। एल्कीनों को ओलिफिन्स भी कहा जाता है। इसका कारण यह है कि ऐसी श्रेणी का प्रथम सदस्य एथिलीन हेलोजन या क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ क्रिया करके तेलीय द्रव के रूप में डाईहेलो यौगिक बनाता है, जो कि ओलिफिएट है। और ओलिफिएट का अर्थ है तेल बनाना, अर्थात एथिलीन का नाम ओलिफिन और इसी आधार पर इस यौगिकों की पूरी श्रृंखला ओलिफिनिक कहलाती है। इनका सामान्य संरचना सूत्र CnH2n होता है और इनके नामकरण की पद्धतियों के आधार पर इनके नाम के अंत में N के स्थान पर इलीन लगा देते हैं। यदि हम उसका नामकरण रूढ़ पद्धति के आधार पर कर रहे हैं, जैसे एथेन का एथिलीन, प्रोपेन का प्रोपिलीन, ब्यूटेन का ब्यूटिलीन, इस प्रकार हम उसका नामकरण करते हैं। इसके अतिरिक्त जब भी हम इसका नामकरण IUPAC के आधार पर करते हैं तो हम एल्केन के N हटाकर इन शब्द का उपयोग करते हैं और कार्बन श्रृंखला का नामकरण उस तरफ से करते हैं जिस तरफ द्विबंधित कार्बन को कम से कम संख्या प्राप्त हो या उसकी श्रृंखला में उसकी दूरी कम से कम हो। इनको बनाने की विधि। एल्कीन के विरचन के लिए प्रमुख रूप से दो प्रकार की अभिक्रियाएं संपन्न की जाती है। एक तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन या संतृप्त यौगिकों के विलोपन अभिक्रियाएं जिसमें एकल बंध को द्विबंध में परिवर्तित किया जाता है, और दूसरी एल्काइनों की योगात्मक अभिक्रियाएं जिसमें त्रिबंध में एक पाई बंध को संतृप्त करके एल्कीनों में परिवर्तित किया जाता है। डाईहेलाइड से जब भी हम डाईहेलाइड का विहेलोजिनीकरण कराते हैं जिंक धातु की उपस्थिति में या जिंक डस्ट की उपस्थिति में, तो विहेलोजिनीकरण या हेलोजिनीकरण का निकलकर पृथक होना विहेलोजिनीकरण कहलाता है। इस यौगिक में विजनल और जैम दोनों प्रकार के डाईहेलाइड होते हैं। यदि हम विजनल डाईहेलाइड को जिंक डस्ट की उपस्थिति में कराते हैं तो एक यौगिक का उपयोग होता है और हमें इथीन प्राप्त होता है और ZnCl2 पृथक होता है। यदि हम जैम डाईहेलाइड की क्रिया कराएं तो दो क्रियाकारक यौगिक भाग लेते हैं और हमें एक अधिक कार्बन श्रृंखला का एल्कीन प्राप्त होता है। एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड के विहेलोजिनीकरण को हमने देखा और उसमें जिंक डस्ट का उपयोग किया जाता है। जबकि यदि एल्किल हैलाइड की क्रिया में HX का विलोपन करें या विहाइड्रोहेलोजिनीकरण करें तो भी हमें एल्कीन प्राप्त होती है। विहाइड्रोहेलोजिनीकरण के लिए हमें एल्कोहलिक KOH का उपयोग किया जाता है और एल्कोहलिक KOH के द्वारा HX का विलोपन होता है और एथीन प्राप्त होती है। यदि सभी क्रिया में दो प्रकार की एल्कीनों का निर्माण होता है तो वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें द्विबंधित कार्बन से जुड़ने वाले एल्किल समूह की संख्या अधिक होती है, अर्थात उस एल्कीन का निर्माण अधिक होता है जिसमें शाखाओं की संख्या ज़्यादा होती है। इसको हम देखते हैं कि जब भी एल्कोहलिक KOH की क्रिया कराते हैं तो हम देखते हैं कि एक शाखित एल्कीन प्राप्त होती है। चूँकि क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकलता है अतः कार्बन पर धनावेश होता है और ये 1 डिग्री कार्बन 2 डिग्री कार्बन में परिवर्तित हो जाता है और 2 डिग्री कार्बन 3 डिग्री कार्बन में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रकार हमें एक ब्रांचेस एल्कीन प्राप्त होती है। एल्किल हैलाइडों के विहाइड्रोजनीकरण की क्रियाविधि का जब हम अध्ययन करते हैं
इस अभिक्रिया में दो प्रकार की क्रियाविधियों को देखा जाता है। एक अणु यूनिमोलिकुलर अर्थात E1 व द्विमोलिकुलर बाइमोलिकुलर अर्थात E2। इन दोनों क्रियाविधियों का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। E1 क्रियाविधि। एल्किल हैलाइडों में कार्बन हैलोजन के मध्य एक सहसंयोजक बंध होता है। चूँकि दोनों विद्युत ऋणताओं में बहुत कम अंतर है, अतः यह बंध ध्रुवीय प्रकृति का होता है। और चूँकि हैलोजन की विद्युत ऋणता कार्बन की विद्युत ऋणता से अधिक होती है, अतः हैलोजन पर आंशिक ऋणावेश व कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाता है। अभिकर्मक के प्रभाव से ये पूर्ण रूप से आयनित होकर हैलाइड आयन व कार्बोकैटायन बना लेते हैं। यह मंद और वेग निर्धारण वाला पद होता है और इस प्रकार बना हुआ कार्बोकैटायन तीव्र गति से एक बीटा प्रोटॉन का निष्कासन करके एल्कीन बना लेता है। जबकि E2 क्रियाविधि में, इस विधि में एल्किल हैलाइड के ध्रुवीय अणु पर मंद तथा वेग निर्धारण में क्षार आक्रमण करता है। चूँकि एक ही पद में एल्कीन बनती है, अतः अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है। अतः इसमें एक ऐसी अवस्था बनती है जिसमें क्षार व बीटा प्रोटॉन के मध्य पूर्ण रूप से बंध बना हुआ नहीं होता। जब भी क्षार आक्रमण करता है तो हैलोजन और जल का अणु साथ साथ निष्कासित होता है। हैलोजन व कार्बन के मध्य बना बंध पूर्ण रूप से टूटा हुआ नहीं होता। ऐसी अवस्था संक्रमण अवस्था कहलाती है। वह उच्चतर ऊर्जा स्तर की होती है, अतः बहुत तीव्र गति से उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है। जब भी अधिक शाखित हैलाइड की क्रिया किसी क्षार के साथ कराते हैं तो हम देखते हैं कि कम शाखित और अधिक शाखित दो प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। इसका अध्ययन जब हम करते हैं तो हम देखते हैं कि जब हम एल्कोहल की क्रिया कराते हैं तो एल्किल हैलाइड किसी क्षार की उपस्थिति में पृथक हो जाता है और कार्बोकैटायन बनाता है। कार्बोकैटायन में एक शाखित उत्पाद बनता है जो कि प्रमुख उत्पाद है, जबकि अल्प मात्रा में कम शाखित उत्पाद बनता है। गर्म एल्कोहल या एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड से जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें सीमावर्ती कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन व ब्रोमीन परमाणु का विलोपन हुआ है। अतः इस प्रकार की अभिक्रिया को हम 1,2 विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। वह कार्बन जिस पर हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ वो अल्फा कार्बन कहलाता है और उसके समवर्ती जो कार्बन है वो बीटा कार्बन कहलाते हैं और बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु बीटा हाइड्रोजन कहलाते हैं। इस विलोपन अभिक्रिया में हैलोजन परमाणु के साथ बीटा हाइड्रोजन का विलोपन होता है, अतः इसे बीटा विलोपन अथवा अल्फा बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं। इन अभिक्रियाओं में सेट-जेफ का नियम का पालन होता है। इस नियम के अनुसार यदि किसी एल्किल हैलाइड में दो प्रकार के बीटा हाइड्रोजन परमाणु हों तो वह उस बीटा हाइड्रोजन का निष्कासन अधिक सुगमता से होता है, जिसमें के फलस्वरूप उस एल्कीन के बनने की संभावना अधिक होती है जो अधिक शाखित हो। अर्थात वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिनको बनने के दौरान शाखाओं की संख्या ज़्यादा होती है। 2-हेलोब्यूटेन के भी हाइड्रोहैलोजनीकरण का प्रमुख रूप से 2-ब्यूटीन प्राप्त होती है एल्कोहल के निर्जलीकरण से। जब भी हम एल्कोहल का निर्जलीकरण कराते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से तो H2O का विलोपन होता है और H2O के विलोपन के द्वारा हमें एल्कीन प्राप्त होती है। इसी प्रकार यदि हम शाखित आइसोप्रोपेंटिल एल्कोहल का अपचयन कराते हैं तो हमें शाखित एल्कीन प्राप्त होती है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि सेट-जेफ के नियम के अनुसार जब भी हम 2-ब्यूटेनॉल की अभिक्रिया कंसनट्रेटेड H2SO4 से कराते हैं तो हमें दो प्रकार के ब्यूटीन प्राप्त होती है, 1-ब्यूटीन और 2-ब्यूटीन। 2-ब्यूटीन की मात्रा चूँकि शाखाएं संख्या ज़्यादा है इसलिए अधिक प्राप्त होते हैं। 1-ब्यूटीन की तुलना में 2-ब्यूटीन की प्रतिशत मात्रा बहुत अधिक है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि 2-ब्यूटेन ही मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है।
अणु के किसी क्षेत्र से प्रोटॉन का विलोपन हो और कौन सी एल्कीन बने, इसे क्षेत्र का वर्णनात्मक या रेग्रो सेलेक्टिविटी कहते हैं। चेज़ेव के नियम के अनुसार यदि किसी विलोपन अभिक्रिया में दो एल्कीन बनने की संभावना हो तो बहुशाखित या मोर ब्रांच्ड एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी और कम शाखित एल्कीन कम मात्रा में बनेगी। दूसरे शब्दों में निर्जलीकरण अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद के रूप में वह एल्कीन बनेगी जिसमें द्विबंध कार्बन परमाणुओं से अधिक संख्या में एल्किल समूह जुड़े हुए हों, अर्थात ऐसी एल्कीन का निर्माण या उत्पाद के रूप में होता है जिनमें अधिक शाखाओं वाली एल्कीन होती है। ये वाली 1 ब्यूटीन एल्कीन कम मात्रा में बनती है क्योंकि इसमें एक ही एल्किल समूह जुड़ा है, जबकि 2 ब्यूटीन में 2 शाखाएं या 2 मेथिल समूह जुड़े होने के कारण अधिक मात्रा में बनती है। ऐसा इसलिए होता है कि बहुशाखित एल्कीन कम शाखित एल्कीन की तुलना में अधिक स्थायी होती है और अधिक स्थायी यौगिक सदैवी तेजी से बनते हैं क्योंकि ऐसे प्रक्रियाओं में अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। जब हम इसकी क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि जब भी एल्कोहल पर सांद्र H2SO4 की क्रिया कराई जाती है तो H+ आयन पहले क्रिया करता है और OH2 बनाता है। चूँकि एक अस्थायी है, वह कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य इलेक्ट्रॉन को लेकर पृथक हो जाता है और कार्बोकेटाइन बनता है। कार्बोकेटाइन अपने स्थायित्व के आधार पर रीअरेंजमेंट भी कर पुनर्वितरण द्वारा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन 2 डिग्री में परिवर्तित हो सकता है, 2 डिग्री 3 डिग्री में परिवर्तित हो सकता है। इस प्रकार उसके एल्कीन बनने की संभावना का निर्धारण होता है। जब कार्बोकेटाइन बनता है तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देकर पृथक हो जाता है और पुनः हमें H+ आयन प्राप्त होता है। इस प्रकार एल्कीन बनती है। इसे हम इस प्रकार E1 क्रियाविधि मान सकते हैं क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन बनता है। E1 का सब्सट्रेट एल्केनॉल न होकर के प्रोटोनेटेड एल्केनॉल होता है। मुक्त होने वाला समूह गुड लिविंग ग्रुप नहीं होता, जबकि OH+ आयन एक बहुत ही अच्छा मुक्त होने वाला समूह है। कोल्बे विद्युत अपघटन। इस विधि में डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण का विद्युत अपघटन कराया जाता है। इसमें एनोड पर एल्कीन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनते हैं, जबकि कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जब भी हम सोडियम सक्सीनेट का विद्युत अपघटन कराते हैं तो हम देखते हैं कि 2 सोडियम अणु अलग हो जाते हैं, जबकि COO- समूह बनता है। COO- समूह एनोड पर चूँकि धनावेश पर आकर्षित होता है, यह अपना CO2 मुक्त होकर 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त कर करके एक मुक्त मूलक यौगिक बनाता है और ये मुक्त मूलक आपस में क्रिया करके इथीन बना देते हैं, जबकि कैथोड पर सोडियम+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सोडियम धातु में और सोडियम धातु जल से क्रिया करके NaOH और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। हाफमैन विलोपन अभिक्रिया। हाफमैन विलोपन सेटजेव के एकदम बिल्कुल विपरीत है। जब भी इस अभिक्रिया का अध्ययन करें तो हम ये देखते हैं कि इसमें वह एल्कीन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है जिनमें शाखाओं की संख्या कम होती है। यदि चतुष्क अमोनियम लवण या सल्फोनियम लवण जैसे किसी आवेशित सब्सट्रेट्स को विलोपन अभिक्रिया की जाए तो उत्पाद के रूप में कम प्रतिस्थापी एल्कीन प्राथमिकता से बनती। उदाहरण के लिए यदि चतुष्क अमोनियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया को गर्म किया जाए तो तृतीयक एमीन के साथ कम प्रतिस्थापी एल्कीन बनती। यहाँ एक एथिल व प्रोपिल 2 समूह विलोपित होने वाले हैं, लेकिन दोनों में से कम प्रतिस्थापी एथिल समूह एथिलीन के रूप में मुक्त होता है, जबकि प्रोपिल समूह नाइट्रोजन परमाणु के साथ जुड़ा रहता है। यदि इसका अध्ययन करें तो Na+ आयन हमें जुड़कर एक प्रोपिन के साथ कम संख्या मात्रा में बनाता है, जबकि अधिक मात्रा में एथिलीन बनती है। इसी प्रकार यदि हम साइक्लो कंपाउंड को देखें तो उसमें भी हम इसी प्रकार का देखते हैं। उसमें 2 अणु बनते हैं, एक्सिस में डबल बॉन्ड CH2 यानी छोटी शाखा वाले यौगिक बनता है और अधिक मात्रा में नाइट्रोजन से जुड़े हुए। उपरोक्त में कम प्रतिस्थापी एल्कीन निर्माण होता है क्योंकि त्रिविम प्रतिबाधा के कारण होता है। हाइड्रोक्साइड आयन कम प्रतिस्थापी कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन करता है, जिससे कम प्रतिस्थापी एल्कीन का निर्माण होता है। एल्काइनों के अपचयन से। जब एल्काइन का अपचयन विभिन्न प्रकार से कराया जाता है तो विभिन्न एल्कीन प्राप्त होती है।
यदि हम सोडियम धातु की उपस्थिति में अमोनिया के द्वारा एक एथाइन का अपचयन कराते हैं तो हमें ट्रांस यौगिक प्राप्त होते हैं। और यदि यही अभिक्रिया यदि हम लैंडलर उत्प्रेरक लेड और कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति में कराते हैं तो सिस एल्काइन प्राप्त होती है। इस प्रकार हम उत्प्रेरक की उपस्थिति के आधार पर सिस और ट्रांस यौगिकों के बनने का निर्धारण कर सकते हैं। सोडियम और अमोनिया की उपस्थिति में ट्रांस यौगिक बनते हैं, जबकि लैंडलर उत्प्रेरक की उपस्थिति में सिस यौगिक का निर्माण होता है। द्रव अमोनिया और सोडियम में अपचयन पर ट्रांस एल्कीन प्राप्त होती है, जबकि क्योंकि द्रव अमोनिया में एल्काइन की दोनों सतह खुली रहती है, अतः अमोनिया हाइड्रोजन का योग सतह के दोनों ओर से होता है, जबकि लैंडलर उत्प्रेरक या लेड कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति में सिस योग होता है, क्योंकि लेड कार्बोनेट की सतह पर एल्काइन अधिशोषित होती है, जिससे कि उसकी एक सतह रुक जाती है, अतः एक ही सतह पर हाइड्रोजन का योग होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सिस और ट्रांस एल्कीन का निर्माण होता है। यदि किसी एल्कीन पर शाखाओं की संख्या अधिक होती जाती है तो उनका स्थायित्व अधिक होता जाता है। यदि एथिलीन पर चारों हाइड्रोजन को हटा दें या एथीन पर चारों हाइड्रोजन को हटा के एल्किल समूह जोड़ दें तो सबसे ज़्यादा स्थायी है, उससे कम स्थायी दूसरा यौगिक है। ट्रांस एथीन की तुलना में सिस एथीन कम स्थायी है। एल्किनों के अति संयुग्मन को हम जब देखें हैं तो इसका अध्ययन हम अन्य अध्याय अपने अन्य लेक्चर भी करेंगे। अति संयुग्मन बनने पर एल्किनों का स्थायित्व भी बढ़ जाता है। हाइपरकंजुगेशन में हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देकर पृथक हो जाता है, परंतु वह उस यौगिक से ही जुड़ा रहता है और उसमें H+ आयन बनता है, कार्बन डबल बॉन्ड बनता है। इस प्रकार हम